आगे वाले टेबल पे बैठने
गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ा था कल? ताम्रपत्र। और ताम्रपत्र कब का है? क्या जानकारी देता है हमें कि रानी कर्मावती ने क्या किया था? चिकली ताम्रपत्र कब का है? 1483। क्या जानकारी देता है हमें उस समय के टैक्सेशन सिस्टम की? खेरोदा ताम्रपत्र कब का है? और वो कहता है कुंभा ने किसके बाद ये जारी किया था? एकलिंग मंदिर में प्रायश्चित के बाद। एकलिंग मंदिर में। और क्या क्या जानकारियां मिलती है? मार्ग, मुद्रा और धार्मिक स्थिति का। आहड़ ताम्रपत्र कब का है? कौन से चालुक्य राजा द्वारा जारी किया गया? और कहां से कहां तक चालुक्यों की जानकारी है? मूल राज से लेकर भीमसेन। नहीं बताई थी? लिखवाई नहीं थी क्या? लिख लो ना। मूल राज से भीमसेन कल बताया था मैंने शायद, लिखते समय भूल गया। एक क्या लाइन लिखी हुई होगी इसमें? चालुक्य राजाओं की वंशावली बताता है, लिखा होगा। हाँ तो उसमें लिख लो ना। तो मूल राज से भीम सेकंड। मूल राज से भीम सेकंड। वो जो लाइन लिख रही है उसके ब्रैकेट में लिखो ना। वंशावली मिलती है उसी ब्रैकेट में लिखो मूल राज से भीम सेकंड। फ्रॉम मूल राज टू भीम सेकंड। अच्छा, हमने पढ़ा था ताम्रपत्र क्यों जारी किए जाते थे? भूमि अनुदान से। पहले कौन सी भाषाओं में थे और बाद में वो किसमें आने लगे थे? उससे पहले हम पढ़ रहे थे अभिलेख। दाहिबी पीर का अभिलेख कब का है? 1325 का। कहां का है? और इसमें चित्तौड़ का नाम चित्तौड़ नहीं है। राजस्थान का फारसी का पहला अभिलेख कहां से मिलता है? अजमेर में। कहां से मिलता है? और वो अभिलेख ये साफ कर देता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले क्या था? एक संस्कृति पाठशाला, जिसको तोड़कर क्या बना दी गई थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब की है? 1460 ईस्वी की। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो कहां पे लगी हुई है? चित्तौड़ के विजय स्तंभ पे। किसके द्वारा रची गई थी वो? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कौन से राजा के बारे में जानकारी देती है? और राणा कुंभा के बारे में क्या क्या बताती हो? विजय अभियान, निर्माण कार्य, लिटरेचर और टाइटल्स। गोसुंडी अभिलेख कब का है? बसंतगढ़ अभिलेख, सॉरी, बसंतगढ़ अभिलेख कब का है? 600। कौन से माता जी के मंदिर से प्राप्त होता है? कौन से डायनेस्टी की जानकारी देता है? चावड़ाओं का राजा कौन था? उसके नीचे एक सामंत कौन था और वो कहां का सामंत था? तो कौन से सिस्टम की जानकारी मिलती है और कौन से अधिकारी की जानकारी मिलती है? राजस्थान या दित्ते। क्या राजस्थान यहाँ क्षेत्र है? तो राजस्थान यहाँ पे क्या है? एक पोस्ट है या एक ऑफिसर है। गोसुंडी अभिलेख कब का है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख। किसको मिला था ये? डी.आर. भंडारकर। और क्या नाम है इस अभिलेख का? हाथीबड़ा अभिलेख। और क्या कहते हैं इस जगह? उपद्योग। कौन सी डायनेस्टी की जानकारी है? कौन से राजा की जानकारी है? कौन से यज्ञ की जानकारी है? किसकी पूजा की जानकारी है? और बलराम कृष्ण की पूजा करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? भागवत या वैष्णव। और उनकी जानकारी देने वाले राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख अब तक का कौन सा है? बड़ली किसको मिला था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। कब मिला था? 1912 में। कौन सी माता जी के मंदिर से? कौन से सम्मत की जानकारी देता है हमें? वीर निर्माण सम्मत। वीर निर्माण सम्मत कब का है? कब का है? 84 का। और वो कहता है माध्यमिक का एक अभिलेखों का पढ़ना क्या कहलाता है? राजस्थान में आर्कियोलॉजी की शुरुआत किसने की थी? कार्लाइल। भारत में आर्कियोलॉजी की शुरुआत कौन करता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। राजस्थान में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कब बना था? 1950, 1950। इतनी बातें पढ़ी थी कल। कौन कौन सवाल पूछना था मेरे से? अच्छा हाँ, पूछो सवाल, पूछो तुम्हारे। है? मैंने बताया था राजस्थान या आदित्य। हाँ, आदित्य भी टाइटल हो जाए तो फिर राजस्थान ये भी टाइटल और आदित्य भी टाइटल, ये नहीं, क्योंकि पोस्ट का नाम राजस्थान ये था। वो पोस्ट कई जगह और मिलती है हमें। यदि पूरा राजस्थान या आदित्य नाम होता तो फिर हम पूरा करते। और भी बहुत सारे। क्यों नहीं लिखे आते? खूब सारे आते हैं। तुमने कहा नहीं देखे? खूब सारे नाम होते हैं जो एक साथ मिला के बोले जाते हैं।
ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, किसके? शाखा के और भी टाइप, मतलब टाइप कैसे? खूब सारे होते हैं, आगे पढ़ेंगे। अर्ध मतलब आधा, दो चीज होती है, एक हो गई तो आधा। किसमें? उर्स। देख, उर्स का मतलब ही मेला होता है। पहले सुन तो, उर्स का मतलब, जिसको तुम मेला बोलती है उसी को फारसी में क्या कर सकती है? उर्स। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में लगता है। ठीक है। और पीर पंजाब सागा पास में एक दूसरी जगह वहां पे लगता है। 2.5 दिन के जो 2.5 दिन का झोंपड़ा तो मस्जिद है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? उर्स वगैरह जो लगते हैं वो लगते हैं हमेशा मजारों में। किसमें लगते हैं? मुस्लिमों के पूजा करने की जो जगह होती है वो तो होती है मस्जिद। मुस्लिमों में जो संत हुए उनकी जो समाधियां होती है उनको बोलते हैं दरगाह या मजार। क्या बोलते हैं? तो मेले तो वहां लगेंगे जहां जिसकी दरगाह, उसी का मेला वहीं पे लगेगा। मस्जिद के अंदर वो सीधा सीधा उसका कोई लेना देना। हाँ। हाँ, कर व्यवस्था मैंने बताया था। प्रीशियर के क्वेश्चन पूछे, क्या लिखा हुआ था? है? तो करेक्ट याद करके आया कर, लिखा होगा लागतों की जानकारी मिलती है, लाग बाग की जानकारी मिलती। तो लाग बाग क्या होते हैं? टैक्स ही तो होते हैं। इसका मतलब तो हिस्ट्री कमजोर नहीं, हिंदी कमजोर है। और नहीं, इस वास्तव में तुम लोगों की भाषा बहुत कमजोर है। प्लीज भाषा पे थोड़ा काम करना, है ना, वरना बहुत दिक्कत आती है कि तुम्हें ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती है। और इसलिए मैं पहले दिन भी कहा था, मैं पुनः उस बात कहूंगा, अखबार पढ़ना डेली। डेली घंटे भर अखबार पढ़ना। क्या पढ़ना इस बात पर मत जाइए, कहाँ काम आएगा इस बात पर मत जाइए, पढ़िए केवल घंटे भर अखबार। है? हाँ, तो लगना चाहिए टाइम, क्या दिक्कत है? 1 घंटे तुम तो समय बांधो कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगी। अब बाकी टाइम तेरा डिसाइड कर, मान ले 23 घंटे ही है अपने पास जीवन के। अब डिसाइड करो। मैं पुनः वापस बहुत होशो हवास में इस बात को कह रहा हूं, तुम केवल अखबार पढ़िए बिना इस बात को सोचे कि इससे क्या फायदा होगा। और 2 महीने भर पढ़िए, फिर फायदा देखिए। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब दवाई देता है तो हाथों हाथ कहते हैं क्या कि अभी लेता हूं, बता फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लेके देखते हैं ना। तो देखिए। और मैं यदि बार बार इस बात को कह रहा हूं तो बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। आपकी भाषा आनी बंद हो गई है, आपको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है भाषा वाले मामले में। इतना बुरा हाल हुआ है। जैसे जैसे नए बच्चे आते जा रहे हैं, हमारी हालत खराब होती जा रही है कि इनको पढ़ाएंगे कैसे? भाई, कम्युनिकेट का साधन क्या है? भाषा। मैं कैसे समझा सकता हूं किसी में भाषा में? वो तो आ ही नहीं रही, कैसे समझाएंगे? सारे टैक्स है। मैं कहता हूं आज भी गांव के अंदर दादाजी की उम्र के जो लोग हैं, मेरे को मान लो, मैं दादाजी कहूं कि एक वो अपने शादी है वहां पर, और मैं उसमें इतने रुपए दे दूं क्या? और वो मान लो ये कहना चाहते हो कि ना, उनके इतने रुपए देने की आवश्यकता। तो आज भी गांव में कहते हैं तेरा ज्यादा लागेगी, तेरे पे टैक्स है क्या जो भरना है वहां, कम दे दे। भाई मैं कहूंगी यार, वो फलाने भाई को दूर की शादी हो गई, बुआ जी के फलाने की शादी है, और मैं वहां पे 1100 रुपए लिफाफे में दे दूं क्या? बुजुर्ग लोग आज भी नाराज होते हैं, ज्यादा रुपए लगाने हैं नहीं, 100 दे दे, 1100 क्यों दे रहा है? आपने वापस 100 तो आजकल कोई देता ही नहीं है। वापस तेरे ही ज्यादा लागेंगे, तेरे लगेंगे क्या? टैक्स थोड़ी भरना है जाके राजा का, कोई जीता करेगा। आज मेरा गांव में खूब सारे बुजुर्गों के मुझे सुना कि भैया हासिल बढ़ता, पहला हासिल टैक्स भर के आते थे राजाओं के, तो क्या भरते? हासिल। आप फिल्में देखते हो, दुगुना लगान लगेगा। राजा के भोग लगाना है, राजा लेता टैक्स, राजा के भोग लगाना है, राजा को भोज देना है, सब एक ही है। किसी भी व्यक्ति को पहले ये सारे शब्द आते थे, इसलिए मैंने में से कुछ भी लिख देता तो मैं ये समझता कि समझ में आ ही गया। अब दिक्कत है, जैसे इसने पूछा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चीकली ताम्र पत्र हमें लाग बाग की जानकारी देता है या लगानों की जानकारी देता है। आपको लगा सर ने तो बताया था, कर ये तो लागत बता रहे, एक ही बात हुई ना।
तो या तो फिर सर को ये बताना पड़ेगा कि यह लगान की जानकारी भी देता है, इसे कर भी कहते हैं, इसे लागबाग भी कहते हैं, इसे भोग भी कहते हैं, इसे भोज भी कहते हैं, इसे हासिल भी कहते हैं। तो फिर तो सर हिंदी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे? इसलिए पढ़िए अखबार, पढ़िए। पुनः पुनः मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, कुछ भी पढ़िए उसमें से, बिना इस बात को सोचे। अभी क्या है, आप लोग उसको उस लिहाज से देखते हो कि करंट में काम आएगा हमारे। मैं आज कहता हूं तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा वो करंट में, उसे कोई करंट तैयार नहीं होगी, वो मैं पढ़ाऊंगा तभी तैयार होगी। तुम उसको इसलिए पढ़िए कि तुम्हारी हिंदी अच्छी हो जाए, सारे के सारे। मतलब तो इंग्लिश मीडियम वाले भी उस हिंदी वाले को पढ़ लें, ताकि थोड़े वर्ड समझ में आने लगे, थोड़ी हिंदी आपकी भी अच्छी हो। उधर 130 नंबर का पेपर है पूरा का पूरा, 120 वो, और आजकल 10 एक नंबर इंग्लिश से हिंदी वाले वो और कर दिए, तो उधर फायदा ही होगा, कमी कैसे भी नहीं आनी आपने, तो पढ़ लीजिए उसको। मैं उस दिन भी, मैं हंसी में नहीं कर रहा इस बात को, मैं पुनः कहता हूँ, शोक संदेश भी पढ़ लिया कीजिए, सामने जो खुला। और मैं बताता हूँ टाइम, दोपहर में खाना तो खाते होंगे अब जाके, रात को भी खाना तो खाते होंगे, उस समय अखबार लेके बैठिए, याद थोड़ी करना, उसको पढ़ना ही तो है, याद थोड़ी। भाई नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज, जैसे नोट्स पढ़ने हैं, तो हम कहें नोट्स उस समय पढ़ेंगे, खाना वाना खा लें, दिमाग दो जगह नहीं जाना चाहिए, वरना खाना खाऊं सर या याद करूं, याद तो होंगे नहीं। अखबार याद नहीं करना, उसको खोल के रखिए। 15 मिनट तो खाना खाने में लगती होगी, तो बस ये मान लीजिए, दोपहर में 15 मिनट खाना खाते समय, रात को 15 मिनट खाना खाते समय, आधे घंटे अखबार पढ़ूंगा उसके साथ में, और यकीन मानिए रोटी मुंह में जाएगी। मेरे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अखबार पढ़ रहा था, रोटी आंख में चली गई, अरे यार मरा दिया, इधर ध्यान दूं रोटी पे दूं, इधर नहीं जाएगी, उधर ही जाएगी। पढ़िए, बहुत बहुत फायदा होगा। महीने बर्बाद, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जाना, आप यही हो, आप महीने बर्बाद मुझे आगे इस बात के लिए तो थैंक यू बोल दोगे, भले हिस्ट्री के लिए बोलो नहीं बोलो, भले आपको अच्छी लगे नहीं लगे, पर आप इस बात के लिए मुझे थैंक यू बोलो कि सर वास्तव में आमूलचूल बदलाव आया है, हम बहुत सारी चीजें सीखे, हम बहुत सारी चीजों में इंप्रूव हुए, वो अखबार से होगी, भले बड़ी बात है। अगला लिखो, सिक्के। हाँ, बोलो, कौन पूछ रहा था सवाल? हाँ, करों के, कर को ये सब बोलते हैं। मैंने कब बोला करों के नाम है ये? मैंने कहा कर के ये सब है, कर को ये कहते हैं। हैं? जैसे सूर्य है, सूर्य सूर्य है, तो सूरज बोल देती है, कह देती है, तो ये सूर्य का नाम है या सूर्य का प्रकार है? नाम है। रवि बोल दे तो, आदित्य बोल दे तो, दिवाकर बोल दे तो, दिनकर बोल दे तो, है पक्का? बस, हमने पढ़ा कि अभिलेखों का पढ़ना कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? सिक्कों को पढ़ना कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? एक बार तो आरएस में क्वेश्चन ही था, मुझे याद है, पहला क्वेश्चन था, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? देखो, सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स। कितनी बार का जगह छोड़ छोड़ के लिखना है, ताम्रपत्र खत्म हुए हैं तो उन्हीं में सिक्के घुसा गई। सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मेटिक्स। ये अध्ययन भी अंग्रेजों ने शुरू किया, उससे पहले हमारा ध्यान नहीं गया साहब, ये भी किया जा सकता है। एक अंग्रेज है वेब, क्या नाम है? उसने एक बुक लिखी, क्या नाम बुक का बताओ देखिए? क्रंसीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। राजपूताना राजस्थान को बोलते, तो राजपूताना के हिंदू राज्य, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे राज्य कौन से थे? हिंदू। टोंक को छोड़ के अपनी सारी रियासतें हिंदू रियासतें थी, और टोंक तो अंग्रेजों ने आके बनाई थी, अंग्रेजों से पहले टोंक नाम की कोई रियासत थी, अंग्रेजों की बनाई हुई रियासत थी, सारी हिंदू रियासत थी।
तो कहता है करेंसीज मतलब सिक्के, तो राजपूताना के हिंदू रियासतों के सिक्के। अब वो उन्होंने हिंदू वाला मेंशन क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सिक्कों पे देखा कि कोई ना कोई धार्मिक चिन्ह बने हुए हैं। क्या बने हुए? किसी सिक्के पे नंदी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मतलब भगवान शिव का वाहन, भगवान शिव का स्कॉर्पियो जो है, भगवान शिव की जो गाड़ी है वो कौन सी है? नंदी। तो किसी पे नंदी बना हुआ, तो हमें ये पता चला कि ये राजा भगवान शिव का भक्त। किसका भक्त है? किसी सिक्के पे गरुड़ बना हुआ है, इसका मतलब ये किसका भक्त है? भगवान विष्णु का। तो हिंदू चिन्ह मिल रहे हैं, तो उसने कहा यार ये हिंदू राज्यों के सिक्के हैं। कहाँ के? राजपूताना। तो वेब की बुक का नाम क्या बताओ? क्रंचीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूत। देखो वेब की पुस्तक, बुक ऑफ वेब, और आगे डैश लगा के लिख ले क्रंचीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। क्या नाम बुक का नाम बताओ देखिए? क्रंचीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूत। अभी हम कुछ ऐसे जगह का नाम लेंगे जहां से हमें बहुतायत में सिक्के मिले, है ना, बड़ी मात्रा में, एक लार्ज नंबर के अंदर सिक्के प्राप्त हुए। हम वो जगह देखते हैं राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी जगह जहां पर बड़े तौर पे सिक्के मिले। बाकी सिक्के जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे जहां जाएंगे वहां वहां पढ़ लेंगे। एक लाइन लिखो पहले। हमें राजस्थान के कई स्थानों से सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गोट कॉइन्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेज ऑफ राजस्थान। हमें राजस्थान के कई स्थानों से सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गोट वेरियस कॉइन्स फ्रॉम वी गोट कॉइन्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेज ऑफ राजस्थान। हमें राजस्थान के कई स्थानों से सिक्के प्राप्त होते हैं। जैसे एक नंबर लगा के लिखो नगर। सवाल पूछ रही तो एक नंबर लगा के लिखो नगर। टोंक में एक जगह। नागदा, नागदा जगह है उदयपुर में। जैसे जयपुर है। आप कहाँ के हो? जयपुर के हो। जयपुर में चाकसू है। चाकसू में एक शीतला माता का मंदिर है। तो मैं क्या लिखूंगा? शीतला माता मंदिर चाकसू। वैसे एक लिंग मंदिर नागदा। तो एक जगह कौन सी है? नगर। नगर कहां पे है? टोंक। लिख लो ब्रैकेट में टोंक। नगर से 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त होते। कितने? बड़ी मात्रा है। कार्लाइल को मिले। किसको मिले? राजस्थान में आर्कियोलॉजी की शुरुआत करने वाला बंदा कौन था? तो ये सिक्के किसको मिले? कार्लाइल। तो कार्लाइल को जब इतने बड़े और बड़े हल्के सिक्के हैं, बड़े छोटे सिक्के हैं, मतलब इतने छोटे और इतने हल्के सिक्के पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिले। जितने हल्के और जितने छोटे सिक्के हमें नगर में मिले और बड़ी संख्या के अंदर सिक्के मिले। तो कार्लाइल कंक्लूजन ये देता है कि यहां पे टकसाल थी। कहां पे थी? टकसाल मतलब वह जगह जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, मिंट। टकसाल, है ना? क्या नाम बोलो दोबारा? क्या नाम है? क्या नाम है? गुड़साल। एक नाम सुना कभी? गुड़साल। जहां पे घोड़े बंधते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो जहां पे टक्के बनते हो, टक्का सिक्का, टक्का सिक्के कहता था। टक्का पहले सिक्का हुआ करता था। आज भी किसी को हम कहते थे 2 टक्के का आदमी है, इसका वैल्यू 2 रुपए है तेरी, ज्यादा वैल्यू, है ना? अभी भी गांव के अंदर दादाजी की उम्र के लोग कहेंगे कि अरे इस चीज के कितने दाम है, कितने दाम में खरीदी है। दाम पहले सिक्का होता था। दाम क्या होता था? फिर जब सिक्के बनने लगे चांदी के, किसके बनने लगे? सिल्वर, सिल्वर के। चांदी को बोलते हैं रूपा। चांदी क्या कहते हैं? सोना और रूपा। सोना सोना हो गया, गोल्ड को सोना, और चांदी को बोलते थे रूपा। क्या बोलते? तो सिक्के चांदी के बने, मतलब सिक्के रूपा के बने। सिक्के किसके बने? तो रुपया। आजकल आप बोलते हो रुपया, तो चांदी का सिक्का ही रुपया होता है। तुम्हारे पास कागज वाला नोट है वो रुपया नहीं है।
तुम तो कागज लेके घूम रहे हो। बस उस पर लिखा हुआ है कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। बस उस 100 की कोई वैल्यू नहीं है, उस इस लिखे हुए की वैल्यू है। वरना लो वैसा वैसा मैं 100 का बना दूं, ले जाओ तुम। आप नहीं सर, आप बड़ा तो नहीं चलेगा। तो आरबीआई बड़ा चल रहा है, क्योंकि उस पर आरबीआई लिख रखा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का। इसका मतलब आरबीआई कह रहा है इस कागज के बदले में 100 रुपए का सामान मिल जाएगा। है कागज, वरना क्या वैल्यू है उसकी। पहले सिक्कों की वैल्यू होती थी, तांबे का सिक्का तो तांबे की वैल्यू है, चांदी का सिक्का तो चांदी की वैल्यू है, सोने का सिक्का तो आपको कि सर उसकी तो भयंकर वैल्यू है, 1,72,000 पार गया है। तो आजकल तो वैल्यू और बढ़ती जा रही है। तो रूपा है, चांदी भी 3 लाख पार गई, सोना 4 लाख, 3 लाख। तो लड़कियों तुम्हारा क्या होगा अब? लड़कों को ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता। ये सोने वाला ये क्रेज किस में है? लड़कियों में, सोने चांदी का। तुम महंगा कर रही हो केवल, और महंगाई के पीछे दूसरा कोई रीजन। महिलाओं को चाहिए खूब सारा सोना, खूब सारी चांदी, इस चक्कर में महंगा होता जा रहा है। तो कार्लाइल को 6,000 सिक्के मिले। कितने मिले? तो कार्लाइल ये कंक्लूजन देता है कि यहां पे टकसाल रही होगी। क्या रही होगी? पर बाद में हम जैसे जैसे हिस्ट्री और पढ़ी, कार्लाइल तो पहला आदमी था जो आर्कियोलॉजी की शुरुआत कर रहा था। तो पहला आदमी तो जितना दिमाग में आएगा उतना ही बताएगा। रिसर्च होते हैं धीरे धीरे। फिर फाइनली पता चला कि इस इलाके में किसी समय एक राज्य था, एक स्टेट था, मालव जनपद। कौन सा था? ये सिक्के मालवों के हैं। किसके हैं? और राजस्थान में सबसे अधिक सिक्के किसी एक स्टेट के प्राप्त हुए हैं, तो वो मालवों के हुए। किसके हुए? अलग अलग स्टेट थे। अपने यहाँ टोंक के आसपास में स्टेट था, वो था मालव जनपद। कौन सा था? मालव कोई जाति है, जनपद मतलब स्टेट। जनपद मतलब। हमें चित्तौड़ के आसपास जो सिक्के मिले उन पे लिखा हुआ है सिवी जनपद। क्या लिखा हुआ है? सिवी एक कास्ट है, एक ट्राइब है कोई, और जनपद क्या होता है? स्टेट। हमें गंगानगर मानगढ़ में जो सिक्के मिले उन पे लिखा हुआ योद्धे जनपद। क्या लिखा हुआ है? योद्धे एक कास्ट है कोई, जनपद उनका स्टेट। तो अलग अलग हमें जनपदों के सिक्के मिले। इनमें सबसे अधिक सिक्के किसी एक जनपद के, तो किसके हैं? मालवों के। किसके हैं? वो उनमें से भी सबसे अधिक सिक्कों में से भी सबसे अधिक कहां से मिलते हैं? इसका मतलब नगर मालवों की कैपिटल भी तो हो सकती है। कैपिटल में तो ज्यादा चीजें होगी ना अपने आप में। कार्लाइल कहता है कि शायद यहाँ पे टकसाल होगी, वो भी अंदाजा हो सकता है। पर एक बड़ा अंदाजा यह है कि शायद ये उनकी क्या थी? राजधानी थी। और जहां राजधानी होगी वहां पर ज्यादा सिक्के मिलना कोई बड़ी बात है? लिखो। हाँ, वहां वो पंजाब से मध्य प्रदेश जाने का क्या रास्ता हो सकता है? पक्का? ठीक है, लिखो। यहां से कार्लाइल को 6,000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे। कार्लाइल गोट 6,000 कॉपर कॉइन्स फ्रॉम हियर। यहां से कार्लाइल को 6,000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे। कार्लाइल गोट 6,000 कॉपर कॉइन्स फ्रॉम हियर। यहां से कार्लाइल को 6,000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे। कार्लाइल गोट 6,000 कॉपर कॉइन्स फ्रॉम हियर। लाइन चेंज करके नीचे एक लिखना है ना। सिक्कों की बात तो एक ही है, नीचे एक अलग से लाइन लिखना। 2 लाइनें लिखेंगे, उनको बॉक्स में बंद करेंगे, तो लाइन चेंज करना। नगर मालव जनपद की राजधानी थी। नगर वॉज कैपिटल ऑफ मालव जनपद। नगर मालव जनपद की राजधानी थी। नगर वॉज कैपिटल ऑफ मालव जनपद। नगर मालव जनपद की राजधानी थी। नगर वॉज कैपिटल ऑफ मालव जनपद। मालव जनपद की राजधानी थी। हमें राजस्थान में मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। या हमें राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के प्राप्त होते हैं। लिखो, हमें राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के प्राप्त होते हैं। वी गेट हाईएस्ट कॉइन्स ऑफ मालव जनपद इन राजस्थान। हमें राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के प्राप्त होते हैं। वी गेट हाईएस्ट कॉइन्स ऑफ मालव जनपद इन राजस्थान। इन दो नीचे वाले 2 लाइनों को बॉक्स में बंद करो। ये केवल ऊपर वाली बात को वेरीफाई कर रही है कि इतने ज्यादा सिक्के मिलने का क्या रीजन हो सकता है। तो तुमने अभी यार, तुमने बड़ा अचंबा, क्या गुड़साल शब्द नहीं सुना हुआ तुम्हारा?
जहां घोड़े बंधे उसको क्या कहा जाए? और क्या कहते हैं कुछ साल के लिए? एग्जैक्टली exactly. अस्तबल क्या होता है? जहां है रिसाला होती है सेना। रिसाला क्या होती है? सेना को रिसाला बोलते हैं। तो क्योंकि घोड़ों की सेना हुआ करती थी तब किसी टाइम, इसलिए वो नाम पड़ गया। बाकी रिसाला, बीकानेर में गंगा सिंह राजा हुआ, उसकी सेना का नाम था गंगा रिसाला, और एक भी घोड़ा नहीं था उसमें, सारे ऊंट थे। हैं, जोधपुर के अंदर बाकायदा रोड है उसका नाम रिसाला रोड, क्योंकि वहां बनते थे। मेवाड़ में एक महिला हुई राम प्यारी, उसने एक सेना बने राम प्यारी रो रिसालो। अपने पोस्ट हुआ करते रिसालदार, सेना का जो सेनापति हुआ करता उसको रिसालदार बोला करते। तो अस्तबल। अगला लिखो, दूसरा सेंटर लिखो, रेड। एक सेंटर लिखा हमने नगर, अगला सेंटर लिखो रेड। अरे तुम टोंक, मेरे से आगे क्यों भागना है तुम्हें? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं बिना बताए भाग जाऊंगा? नाम पहली बार सुना है? क्योंकि अखबार भी तो नहीं पढ़ा कभी है? केवल वर्ग पहली भर्ती हो? हाँ, अब से पूरा पढ़ना है ना। दूसरा सेंटर कौन सा है? रेड। रेड में खूब अलग अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मैं लिख रहा हूं कौन कौन से सिक्के हैं, सिंपल जैसा लिखूं वैसा वैसा आप उतार ले, फिर अपने बात करेंगे। आप नीचे लिखना, इधर मत आ जाना, मेरी जगह नहीं बची इसलिए लिख रहा हूं। अरे मैम एक बार आप लिख लो न, जैसे मैं कह रहा हूं। आप तो जैसे लिखा है वैसे लिखना है, मैंने जगह छोड़ी है? नहीं छोड़ी। जगह छोड़ने को मैं बोलूंगा, जगह छोड़नी है। इन चीजों में टाइम वेस्ट मत कराओ। उतार लिए? उतार लिए? समझो मैडम, मैं अभी आऊंगा। क्या क्या पूछ रहे हो? अच्छा पंच, स्पेलिंग सी एच कर लो, पंच मार्क। हाँ, 2 मिनट प्लीज। ऐसा आपको क्यों लगता है कि मैं भाग जाऊंगा यहां से बिना बताए? एक भी चीज 3 दिनों में एक बात ऐसी हुई जो मैंने आपके जवाब नहीं दिए? एक बार आपको लगा कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा रहा, या तो फिर जाकर रिसेप्शन पे कहिए मास्टर ही ढंग का नहीं है, दूसरा चेंज करके भेजें, मुझे भी सुबह सुबह मुक्ति मिले। या फिर सुनिए मुझे और इस बात को यकीन मानिए कि मुझे आपसे 1000 गुना अधिक आता है। इस बात को भी यकीन मानिए केवल मुझे आता और किसी को नहीं आता। वरना देखिए ना, आप आसपास में किसी से पूछ लीजिए कि आता भी है क्या किसी को। अपने आसपास में और मिल जाएंगे तुम्हें लोग, उनको केवल पूछिए कि वो जानता भी है क्या अभिलेख कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा विश्वास रखिए, मेरी शक्ल भगवान ने खराब दी, बाकी मैं इंटेलिजेंट हूं।
मैं इंटेलिजेंट हूं, बहुत अच्छा समझाता हूं मैं। सबसे पहला मैंने लिखा आहत। क्या लिखा है? नॉर्मल आहत का मीनिंग होता है चोट खाया हुआ। क्या होता है ना? किसी को कोई छोड़ के भी चली जाए तो आप कह सकते हो आहत है। किसी को कोई पीट देना तो भी आप उसको कह सकते हो कि वो आहत है। क्या है? तो आहत का मतलब होता है चोट खाया हुआ। क्या होता है? चोट। एग्जैक्टली। कुछ ऐसे सिक्के हैं बहुत पुराने, भारत में सबसे पुराने जो सिक्के मिले उनको आहत सिक्के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहत। एक बहुत पतली प्लेट ली है उन्होंने, सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, तांबे की, बहुत पतली प्लेट ली है और उनके ऊपर किसी चीज से ठोक दिया गया, ठोक के बनाया गया, ठप्पा ठप्पा लगाया गया। समझ नहीं आ रहा ठप्पा किस चीज का। अलग अलग कुछ निशान वगैरह बने हो तो हम एग्जैक्टली ये नहीं पहुंच पा रहे किसके सिक्के क्या है, पर वो बहुत पुराने जो भारत में सिक्के मिलते हैं वो चोट खाए हुए सिक्के मिलते हैं। किसी एक पतली प्लेट पर चोट लगा के वो सिक्के बनाए गए हैं। वो चांदी के हो सकते हैं, तांबे के हो सकते हैं। जैसे हमें जो यहाँ से मिले ये सारे चांदी के। किसके हैं? ज्यादातर जो हमें चांदी के मिले 3075 कॉइन्स मिले। कितने? 3075 कॉइन्स यहाँ से मिलते हैं। आहत सिक्के। कौन से? आहत। तो आहत का मतलब क्या हुआ? तो मैं पंच मार दूं आपके। तो पंच मारे गए, ठप्पे मारे गए, उनपे मार्क किया गया उनको पंच के माध्यम से, इसलिए नाम क्या हो गया? तो बोले आहत सिक्के बोलो और बोले क्या बोलो? अभी मैंने बताया कि नगर, नगर जो है वो आपके टोंक में जगह पड़ती है। मैंने बताया नगर मालव जनपद की क्या थी? राजधानी। तो टोंक के आस, टोंक का इलाका मालवों के पास रहा होगा। नगर के पास जगह रेड, टोंक में नगर और टोंक में रेड। तो ऑब्वियस सी बात है रेड में भी मालवों के सिक्के मिल सकते हैं। तो रेड में हमें कुछ सिक्के मिले जिन पे क्या लिखा हुआ है? मालव। क्या लिखा हुआ है? रेड में हमें कुछ सिक्के मिले जिन पे लिखा हुआ मित्र। क्या लिखा हुआ है? जैसे नाम है, नाम लिखा हुआ है सूर्य मित्र, ब्रह्म मित्र। तो हम अंदाजा लगाते हैं कि संभवतः उस समय कोई मित्र डायनेस्टी रही होगी। मित्र, ये अंदाजे हमारे, हमें नहीं पता उनकी डायनेस्टी कौन सी थी, है ना। और हमने ऐसे अंदाजे खूब सारी जगह लगाए हैं। हमने राजाओं के नाम देखे, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, और हमने कहा गुप्त डायनेस्टी है। कौन सी डायनेस्टी है? क्या पता थोड़े सालों बाद और रिसर्च और तब पता चले कि ना ये तो नाम ही है उनके। मेरा नाम राजवीर है, मेरे छोटे भाई का नाम जयवीर है, तो क्या हम वीर डायनेस्टी के? नहीं है ना, नाम है। और बीच में तो अपने बड़ा यूं कॉमन चला था कि हर घर में एक जैसे नाम, सुरेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र, रविंद्र। तो क्या इंद्र डायनेस्टी? और ये मेरे वाले नाम, ये भी फैशन आई थी बीच में, राजवीर, महावीर, सूरवीर, जयवीर, परमवीर, एक प्रकार के नाम घर के अंदर रखने। तो कौन सी वीर डायनेस्टी है? बीच में इधर शेखावाड़ी साइड में तो सब लड़कियों के नाम के पीछे ता था, ललिता, सुनीता, कविता, ममता। तो क्या ता डायनेस्टी? पर अभी तक जब तक हमें नहीं पता चले क्या था, हम यही कहेंगे भाई मित्र लगा हुआ है तो डायनेस्टी कौन सी है? मित्र है। गुप्त लगा हुआ है तो कौन सी डायनेस्टी है? गुप्ता डायनेस्टी रही होगी अपना। तो कुछ सिक्के मिले जिन पे क्या लिखा हुआ है? मित्र। कुछ सिक्कों के लिए कहा जाता है कि वो शायद सेनापतियों द्वारा जारी किए गए। किसके द्वारा? मालवों का जब राज्य था तो उनके कमांडर्स जो रहे होंगे उनके द्वारा जारी किए गए होंगे, कि वहां पे वो दोनों चीजें मिलती है कि भाई राजा का नाम और मिलता है, सेनापतियों का नाम और मिलता है। संभवतः इन सेनापतियों जारी किए दिन पे सेनापतियों के नाम। आगे मेरा एक लिखा हुआ है इंडो ग्रीक। क्या लिखा हुआ है? वे ग्रीक जो इंडिया आ गए, वे ग्रीक जो, वो क्या कहलाएंगे? इंडो ग्रीक। ग्रीक समझ गए? ग्रीस, ग्रीस एक देश है। यूनान जिसको आप हिंदी में कहते हो यूनान, कभी वहां से एक आदमी अटैक करने के लिए भारत की तरफ आया था, सिकंदर। कौन आया था? जिसका नाम तो था अलेक्जेंडर। हम हिंदी वालों से अलेक्जेंडर बोला नहीं गया इसलिए हमने अपनी तरफ से बना रखा सिकंदर। सिकंदर को खुद को भी नहीं पता उसका नाम सिकंदर है, उसका नाम था अलेक्जेंडर। हमसे नहीं बोला गया इसलिए हमने नाम क्या कर रखा है? एक बंदा आया था ईरान से अटैक करने के लिए, नाम था डेरियस। क्या नाम था? हमने दारा सिंह नाम कर रखा है। हिंदी में दारा सिंह लिखते हैं उसको, जबकि दारा सिंह को खुद को नहीं पता कि उसका नाम दारा सिंह है। उसका नाम था डेरियस। क्या नाम था? हमें दारा ठीक लगा, दारा थोड़ा फील देता है तो हमने क्या लिख लिया। आज भी गांव में कोई शक्तिशाली तगड़ा आदमी तो दारा सिंह जी बड़े तगड़े हुए, तो बाद में आज भी दारा सिंह नाम बड़ा फेमस हुआ, जबकि ओरिजिनल नाम वो क्या है? तो वैसे वैसे ओरिजिनल नाम है अलेक्जेंडर। क्या है? कभी समय मिले तो कंगना रनौत की एक मूवी है क्वीन, क्वीन जो मूवी है क्वीन देखना। तो उसमें क्या उसका ब्रेकअप होता है, सगाई टूटती है उसकी, फिर वो अकेली हनीमून के लिए जाती है। और पेरिस में उसको कुछ दोस्त मिलते हैं, 4-5 लड़के लड़कियों का ग्रुप बनता है। तो उनमें एक लड़का रूस का है, तो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये जो रूस साइड के ये जो भी लोग हैं इनसे ये नहीं बोले जाते, डे और टे उनसे बोले ही नहीं जाते हैं। वो डे को बोलेंगे दै,
और टै को बोलेंगे, है ना। तो वो उसको पूछती तुम्हारा नाम क्या, तो वो कहता एलेक्जेंद्र। टमाटर नहीं होता उनके लिए, टमाटर है। टै और डै जी पलटा ही नहीं खाती उनकी, वैसे ही हो जाती। तो वो कहता है एलेक्जेंद्र। तो कंगना राणा तो वापस उसको कहते एलेक्जेंडर। तो कहता नो इट्स एलेक्जेंद्र। वो कहता हाँ हाँ एलेक्जेंडर। वो बेचारा वापस कहता है नो इट्स एलेक्जेंद्र। वो कहता हाँ चल तेरा नाम सिकंदर। वो वापस कहता है क्या, तो वो कहता है ये केवल मैं ही समझ सकती हूँ और किसी की समझ में आएगा। तो अलेक्जेंडर जो था उसने भारत पर अटैक किया। भारत क्या, वो पूरी दुनिया जीतने निकला था। वो मैसिडोनिया का रहने वाला था। कहां का था? यूनान। आज जिसको यूनान बोलते हैं, वहां पर एक छोटा सा देश है, उसका नाम क्या है? मैसिडोनिया। कभी पूरा वो ग्रीक एम्पायर हुआ करता, वहां से निकला। उसके दिमाग में ये था, उसको इतनी दुनिया पता थी कि मैं अफ्रीका जीतूंगा, मतलब इजिप्ट मिस्र की जो साइड है वो ये जीतूंगा, यहां से सेंट्रल एशिया में घुसूंगा, या अरब ईरान इराक इधर घुसूंगा, यहां से आगे इंडिया आ जाएगा, इंडिया से आगे रूस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रसिया आ जाएगा, रसिया से वापस यूनान आ जाएगा। उसको एक तो चीन का नहीं पता था। किसका नहीं पता था? और तब 3 महाद्वीपों के बारे में लोग जानते थे, एशिया यूरोप और अफ्रीका। तब तक अमेरिका की खोज हुई नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी लोग जानते। तो उसको लगा दुनिया इतनी है, मैं जीत लूंगा। तो दुनिया जीतने निकला और वो जीत भी गया। उधर से यूरोप से निकला, ग्रीस से निकला, अफ्रीका की तरफ आया, इधर ये इजिप्ट वाला पूरा इलाका जीता। फिर ये आगे ईरान इराक वाला इलाका जीता। फिर अपने अफगानिस्तान में घुसा, अफगानिस्तान जीता। फिर पाकिस्तान के अंदर घुसा, पाकिस्तान वाला कुछ इलाका जीता। बस यहीं तक आ पाया। यहां तक उसको रेजिस्टेंस नहीं मिला था। जैसे भारत की तरफ आता है, लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया सामने। वरना जब तक सिकंदर पीछे पीछे आ रहा था, तब तक यह था कि जहां सिकंदर गया, सामने वालों ने सरेंडर कर दिया। राजा मारना मत रहे, तो कहे वो ले लो वाले, हम यहां लड़ लिए। अफगानिस्तान में घुसने के बाद उसकी लगातार लड़ाइयां हुई, इसलिए उसकी सेना थक गई। वो व्यास नदी तक आ गया था। कहां तक आ गया था? अपने पंजाब में व्यास नदी तक। व्यास नदी तक आने के बाद एक तो सेना थक गई, एक उसको पता चला कि रेजिस्टेंस भयंकर हो रहा है, भारत के अंदर आगे तेरी पार पड़ेगी नहीं। एक उसको ये पता चला भारत बहुत लंबा है। उनको ये नहीं पता था इतना क्रॉस करना पड़ेगा। उनको लगा पंजाब ही पहुंचे, ये तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो इनका वेस्ट है, ईस्ट क्रॉस करेंगे। फिर उनको और पता चला कि इसके आगे चाइना आ जाएगा और वो इससे लंबा है। फिर जाके रूस पहुंचेंगे, मरमुरा जाएंगे बीच में। इसलिए उसके जो फौजी थे, उन्होंने बंदूक तान दी थी उस पर, वापस चलो, नहीं मरना हमें। तो सिकंदर यहां से वापस लौट गया। पर यहां तक का तो जीता उसने, यहां तक का तो जीता। अब वो तो वापस ग्रीस चला गया। अब यहां तक का जो जीता उसने, अफगानिस्तान वाला कुछ इलाका, ईरान वाला कुछ इलाका, जो भी उसने जीता, वहां पर उसने अपने कमांडर तैनात कर दिए, अपने कमांडर छोड़ दिए। अब वो कहां का था? ग्रीस का। तो कमांडर भी कौन होंगे? ग्रीस के। तो वो ग्रीक कमांडर कौन से? और सिकंदर वापस चला गया। अब यहां से मान लो आगे भारत का रास्ता शुरू हो जाता, भारत की तरफ वो आए नहीं। अच्छा, भारत में सिकंदर के जाते ही एक नया सम्राट उभर के सामने आता है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? मौर्य एम्पायर बड़ा शक्तिशाली रहा, मौर्य एम्पायर। तो जब तक मौर्य एम्पायर शक्तिशाली रहा, इनकी औकात नहीं भी कि अंदर घुसे। पर एक दिन मौर्य कमजोर पड़े। जैसे ही मौर्य कमजोर पड़े, ये ग्रीक जो उधर बैठे थे, ये आगे की तरफ आएंगे। तो वे ग्रीक जो इंडिया की तरफ आए, क्या कहलाए? उन इंडो ग्रीक में एक राजा हुआ जिसका नाम था अपोलोडोर्स। कौन था? तो हमें रेड से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त होते हैं। इंडो ग्रीक में भी जिस राजा के प्राप्त होते हैं वो कौन है? अपोलोडोर्स। कौन है? अपोलोडोर्स। ईरान, ईरान जो देश है, ईरान, ईरान, ईरान तो नाम सुना होगा। ईरान जो देश है, किसी टाइम ईरान को बोलते थे फारस। क्या बोलते? फारस। पर्सिया। क्या बोला करते? पर्सिया। इसलिए फारस की खाड़ी को अंग्रेजी में बे ऑफ पर्सिया ही कहते हैं, है ना। तो वो फारस कह दो या पर्सिया कह दो या ईरान कह दो। यहां पर किसी टाइम एक डायनेस्टी हुआ करती, उस डायनेस्टी का नाम था सासानी। कौन सी डायनेस्टी थी? आगे मध्य एशिया की तरफ, ईरान से आगे सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर एक जाति थी हूण। कौन सी थी? हूणों ने ईरान पर अटैक किया, ईरान में लूटमार की, और ईरान से आगे आगे भारत। कहां आगे? तो ईरान में किसको हराते हुए आए? सासानियों पे हमला करते हुए। तो सासानियों के सिक्के भी लेते आए। तो सासानियों के सिक्के इंडिया में कौन लाए? तो सासानियों के सिक्के यदि इंडिया में मिलते हैं, इसका मतलब भारत में कौन आगे? हूण आगे। कौन आगे? हूण। और वो जो सिक्के कहलाए जो इंडिया में आ गए थे सासानियों के, उन सिक्कों को हमने क्या कह दिया? क्या कह दिया? तो रेड में हमें पंचमारक कॉइन मिल रही है, मालवों की कॉइन मिल रही है, कुछ कॉइन पे मित्र लिखा हुआ है, कुछ पे सेनापति लिखा हुआ है। इंडो ग्रीक कॉइन मिल रही है जो कि कौन से राजा की है? अपोलोडोर्स। इंडो सेसेनियन मिल रही है जो कौन लेके आए थे? रेड में अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, रेड में। इसका मतलब रेड ट्रेड सेंटर है। रेड क्या है? रेड क्या है? रेड क्या है? व्यापार होता है।
व्यापारी आए होंगे बहुत सारे, उनके पास जो सिक्के रहेंगे वो दे के उन्होंने व्यापार किया। अच्छा, बाद में हम आगे और पढ़ेंगे कि हाँ, रेड के अंदर खूब सारी चीजें भी हमें, लोहे की भटियान, इस प्रकार की चीजें भी हमें यहाँ से मिलती है। इसका मतलब रेड क्या रहा है किसी टाइम के अंदर? ट्रेड सेंटर। लोहे का काम बहुत अच्छा होता होगा यहाँ पे, लोग खरीदने आते होंगे, बेचने आते होंगे, इसलिए अलग अलग प्रकार के सिक्के लाते होंगे, एक्सचेंज होते होंगे यहाँ पे सिक्के, इसलिए जब मिले तब भी अलग अलग प्रकार के सिक्के मिले। आई बात समझ में? उतार लिए ये। अब नीचे एक लाइन लिखो, एक बार एक लाइन लिखो। रेड एक व्यापारिक के अंदर था। रेड वॉज ए ट्रेड सेंटर। रेड एक व्यापारिक के अंदर था। रेड वॉज ए ट्रेड सेंटर। रेड एक व्यापारी के अंदर था। जहां आहत लिखे हुए उनके आगे लिख लो 3075 चांदी के सिक्के, 3075 सिल्वर कॉइन्स। ना, नहीं कहते। मार्क का मतलब क्या होता है? ठप्पा। क्या होता है? ठप्पा। तो पंच से ठप्पा किया गया, नहीं है। नहीं, नहीं। मैंने क्या कहा? आहत सिक्के किसके बने हुए हैं? कितनी धातु है? सेसेनी डायनेस्टी थी ईरान में। कहां पे थी? वहां से इंडिया में आ गए सिक्के, तो क्या कहलाएंगे? कौन लाए वो सिक्के? ये क्वेश्चन है कि भारत में इंडो सेसेनियन सिक्कों का मिलना यह दर्शाता है कि भारत में कौन आ गए थे? हूण एक जाति है, एक हूण एक जाति है जो सेंट्रल एशिया में रहती। कहां रहती? उन्होंने अटैक किए भारत पे, बाद में भारत में रह गए। हमारे बीच में से कई हूण है। हाँ, चाइनीज। क्या होते हैं चाइनीज? हंज। नहीं नहीं, हान, हान डायनेस्टी, ना ना ना, वो अलग है। हूण अलग है। हम में से कई हूण है। भाई भारत में शक आए थे। कौन आए थे? बाहर के तीन बड़े जो कोई ट्राइबल जो है जो भारत में है, उनमें से तीन बड़े ये हैं। कौन कौन? तीनों सेंट्रल एशिया की तरफ से आए। भारत में राज भी किया इन लोगों ने, भारत में रहे हैं, तो वापस तो नहीं गए, ये रहे हैं। क्या आप किसी आदमी को आज देख के कह सकते हो कि तेरे पे मेरे को शक है, तू तो थोड़ा शक है? कह सकते हो? या किसी को देख के आप कहोगे थोड़ा थोड़ा हूण लग रहा है, इधर से दिखा, कुसाण कुसाण है पूरा फेस तो तेरा, नहीं है ना? इसका मतलब हमारे में घुल मिल गए। हमारे अंदर ये किसी ना किसी जाति के अंदर समाहित हो गए, बाद में वो एग्जैक्टली अब उनकी वो जो पहचान थी वो गायब हो गई। और भारतीय संस्कृति की, इंडियन कल्चर की यही विशेषता रही कि उसने एडप्ट कर लिया। क्या कर लिया? जो कोई बाहर से आया उनको क्या कर लिया? इसलिए बच गए। तूफान आता ना, तूफान, तो बड़ा पेड़ होता ना वो सबसे पहले गिरता है, क्योंकि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। दूब होती है ना, दूब, वो वैसी खड़ी रहती है, हवा में लहराई इधर उधर। तूफान जाने के बाद उसने कहा, पेड़ को पूछा हाउस द जूस, पेड़ नीचे पड़ा था बेचारा। भारतीय संस्कृति में परिवर्तनशीलता है, वो अपने आप को ढालती है, अपने आप को। पेड़ इस बात को पहचान नहीं पाया कि इस तूफान में क्या करना है, उसके ये सिलेबस में नहीं था, मुझे खड़ा रहना आ रहा था उसको, वो बेचारा खड़ा रहा, गिरा वो। भारतीय संस्कृति के अंदर ये चीज रही, इसलिए 5000 साल से भी अधिक की संस्कृति है, 10,000 साल से भी अधिक की संस्कृति है, एक जैसी चीजों को लिए हुए। कि सिंधु घटी सभ्यता के लोग हैं, वो भी बैल की पूजा कर रहे हैं, बुल, और 2026 में भी हम सेम कर रहे हैं, वही नंदी, बैल। मैं कहता हूं आज भी गांव में गाय के बच्चे को, बछड़े को घर वाले डंडा नहीं मारने देते। गा माता गोमती टोकड़ियो गणेश,
वो जो टोगड़िया है, वो जो बछड़ा है, वो किसके समान है? आज भी गांव में जो सांड होता है, सांड जो हम छोड़ देते हैं बैल को, वो जब मर जाता है गांव में उसकी मूर्ति लगाई जाती है। एकदम मेरे तो गांव में जो घर है उसके ठीक बाहर निकलते ही सांड की बहुत बड़ी मूर्ति लगा रखी है। गांव वहां चौक है, चौक में गांव वालों ने मूर्ति लगाई। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के लगभग कोई 4600-4700 साल पहले चली जाती है। पीपल की पूजा कर रहे थे। किसी कर रहे थे? आज भी हर वैसाख के महीने में गांव में मम्मी सुबह जल्दी उठ के पीपल में पानी डालते, पीपल सिंचा। हमारी सभ्यता वैसी की वैसी बनी रही। वरना दुनिया में जहां पर नई संस्कृति आई वो पुराने वाली को खा गई। पुरानी वाली वहां पर बाद में दिखी, हमारे उल्टा है। हमारे नई आई, वो कहां गई उसको खुद को ही नहीं पता, हम खा गए उसको। हमने अपने अंदर ही मिला लिया, उसको बाहर जाने। उनकी कुछ बातें हमने ले ली होगी, हमारी कुछ बातें उनको देती हो। बैठो यहीं पे, मत लेटेस्ट कहता हूं, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। ये पारसी गुजरात के अंदर बैठे, ईरान से आए थे सारे सारे के सारे। ईरान का नाम पर्सिया है, पर्सिया के लोग पारसी, सारे के सारे यहां से आए। इस्लाम आया, उधर मुसलमान राजा आए। मुसलमान राजा तो उन्होंने कहा भाई चेंज करो रे तुम। तो कई लोग चेंज हो गए, कई लोग मार दिए गए, कुछ भागे वहां से, भाग के गुजरात आ गए अपने। गुजरात आने के बाद गुजरात के राजा को मैसेज किया उन्होंने, पानी पानी में, उधर से सीधा पानी में उतरोगे गुजरात की तरफ आओगे इधर। गुजरात के राजा को कहा कि हमें गुजरात में रहने की परमिशन दे। कहते हैं गुजरात के राजा ने उनको एक दूध से भरा हुआ गिलास भेजा, जगह फुल है, जैसे गिलास में और दूध नहीं आ सकता वैसे तुम भी अब गुजरात में। वो जो पारसियों का सरदार था, जो उनका कमांडर था, वो इंटेलिजेंट था, उसने उस दूध वाले गिलास के अंदर चीनी डाल के वापस भेजी कि दूध तो नहीं आ सकता, चीनी तो आ सकती है। तो हम चीनी है, हम आ जाएंगे इसके अंदर गुजरात में और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे चीनी दूध को मीठा कर देती है, हम तुम्हारे समाज को अच्छा ही बनाएंगे। राजा को आइडिया बड़ा पसंद आया, उसने कहा कम आ जाओ, तुम भी रहो इधर। पारसी यहां आके रहने लगे। रतन टाटा पारसी, जॉन अब्राहम पारसी। भारत में पता नहीं कितने कितने पारसियों का कितना कितना योगदान है, हमारे जैसे ही हो गए। होमी बाबा खूब सारे। हमने पारसियों को कहा उल्टा कि लो तुम्हारी जाति बताओ क्या है, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत है, बिना जाति बताए हमारी पार पड़ती। जाति ऐसी है कि जो कभी जाति नहीं है, मरने के बाद भी जिंदा रहती है। हमारी तो जाति फलानी जात का आदमी मरा है, हम तो उस टाइप के लोग हैं। तो हमने उनको कहा जाति बताओ, उनका हमारी तो होती नहीं है। हमने कहा ना ना, भारत में तो बतानी पड़ती। भारत में रहना तो पहले जाति बनाओ खुद की। इसलिए पारसियों ने जातियां बनाई। पारसियों की जातियां मिस्त्री, इंजीनियर, बैंकर, दारू वाला, टायर वाला, बाटली वाला, फर्नीचर वाला, जो जैसा काम करता था बेचारे ने वैसी जाति बनाई, पर नाम के पीछे लगाए। बाटली वाला, दारू वाला, फर्नीचर वाला, इंजीनियर, खूब सारे नाम मिलेंगे ऐसे। गुजरात महाराष्ट्र में लोगों के सरनेम में टाटा, किसी नाम की वजह से उन्होंने लगाया होगा, कोई टाटा, टाटा हो गया। आज हम लगता टाटा जाति। टाटा कौन सी जाति है? आपने आसपास में कहां देखा कि उनका ब्याह टाटा में हुआ है? पर टाटा है ना भारत के अंदर। ऐसे खूब सारी चीजें मिलेगी आपको। तो भारत ने बाहर से आने वाली चीजों को ग्रहण किया है, ग्रहणशीलता का सिद्धांत रहा भारतीय संस्कृति में, इसीलिए बच गए। इसलिए जब सारे जहां से अच्छा गाते हो तो उसमें एक लाइन है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन, मिस्र मतलब इजिप्ट सिविलाइजेशन, यूनान मतलब सॉरी रोमा मतलब रोमन सिविलाइजेशन। दुनिया की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी, नामो निशान नहीं है, कहां चले गए? वो मिस्र के पिरामिड बनाने वाले लोग कहां गए? उनके बारे में कोई जानकारी? हम वैसे वैसे पढ़े हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। हमारे शक आयर, हूण आयर, कुषाण आयन, इंडो ग्रीक आयर, इंडो सेसेनियन आयन, पहलव आयन, पता नहीं कौन कौन से, मतलब पुर्तगाली आयर, अंग्रेज आयर, फ्रेंच आयन, मुसलमान आयन। मुसलमानों में भी अलग अलग भांत के अलग अलग कबीले आयन। थोड़े दिनों बाद हमारे जैसे हुए, उन्होंने अपने वाली चीजें ले लवा ली, अपने पे ज्यादा कोई प्रभाव पड़ा। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने कहा कि भगवान एक है, उसके अलावा और किसी की भी पूजा करनी, एक भगवान केवल उनकी पूजा करनी है। फिर आए वो भारत। भारत में आके देखा गया तो भगवान एक है ही नहीं भाई साहब, यहाँ तो बाटा बाटा बोमियो है। संतों की पूजा भी, पीर बाबाओं की दरगाह है जगह जगह, और सारे के सारे मुसलमान पीर बाबाओं की दरगाहों को मानते हैं, हिंदू भी उन पीर बाबाओं की दरगाहों को मानते हैं। लेकिन इस्लाम का मूल सिद्धांत कहता है कि ना, ये तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा हो ही नहीं सकती। अपने यहाँ पीर बाबाओं की पूजा है,
जब तक भारत नहीं आया तब तक ये माना गया म्यूजिक हराम है, संगीत नहीं हो सकता, गाना बजाना बंद करो रहा है, कोई गाना बजाना नहीं होगा। भारत में जितने कोई कट्टर राजा उन सब ने म्यूजिक पे रोक लगाई। औरंगजेब ने सबसे पहले संगीतकारों को दरबार से बाहर निकाला। जब इस्लाम कहता म्यूजिक नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, फिर भारत आए वो। फिर दरगाहों के अंदर अभी भी आप जाइए, मोला मेरे भर दे झोली मेरी ये मोहम्मद, जाए ना तेरे दर से कोई खाली, जगह जगह गीत है, बिना गीत के कुछ है ही नहीं। बॉलीवुड के सारे सॉन्ग सुन लोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ड्स है अपने, तो म्यूजिक पूरा का पूरा हुआ। तो भारतीय संस्कृति ने अपने अनुसार ढाला। तो शक, हूण, कुषाण ये सब जातियां थी उस टाइम की जो बाहर रहती थी। भारत में तो हर हर महादेव का नारा हूणों का है। आज भी अपने को जोश आता था, हर हर महादेव। ये हूण लाए थे, हूण जब कहीं पर अटैक करने के लिए जाते तब जोर से बोलते थे हर हर महादेव। उसके बाद में ये था पॉपुलर हुआ कि अपने भी अब बिना अटैक ही बोलते हैं। अच्छा, अब बड़ा अचंबा ये भी लगता है कि सर हूण हर हर महादेव क्यों बोलते, क्या वो शिव जी के भक्त हैं? हाँ, पर जब हम ये कहते हैं कि भारत में शिव जी की पूजा होती है, तो भारत कौन सा? आप किसको भारत मानते हो? आप कहते हो सर पाकिस्तान से पहले पहले वाला भारत, तो ये तो 1947 की बात बना है। 1947 से पहले तो अफगानिस्तान तक भारत था, पाकिस्तान तक भारत था, अफगानिस्तान की जहां से बाउंड्री शुरू होती है। और उससे थोड़ा पहले और जाएंगे तो अफगानिस्तान तक ही भारत था। उससे थोड़ा और पहले जाएंगे तो ईरान तक भी भारत था। ये तो पूरा आर्यावृत था, जो आर्यों द्वारा आवृत है। आर्य जहां पर छाए हुए हैं वो सारा आर्यवृत था। तो चीजें तो वो की वो पूजा हो रही थी। उधर वाले धीरे धीरे खत्म हो गए, जैसे जैसे नई कल्चर आई। हम बैठे हैं, उधर वाले इधर भी आ गए, तो यहाँ आके खो गए, उनकी खुद की अब कोई अलग से पहचान। हमने अपने अंदर उंदरी मिला मुलू के मामला सेटल कर लिया। इवन हूणों का तो हम पढ़ेंगे, हूणों ने तो अपने राजाओं में रिश्तेदारियां की है, अपनी खूब सारी रानियां हूण हुई। और बाकायदा उन्होंने सिक्कों पे लिखवाया मैं हूण हूं। मंदिर बनवाए उन्होंने, खूब सारे यहाँ पर अलग अलग कार्य करवाए हूणों ने, अलग अलग राजाओं की रानियां रही है हूण, हूणों के सिक्के मिले हैं, हूणों के अभिलेख मिले हैं। तो हूणों का तो बड़ा योगदान रहा था बात के अंदर। अगला सेंटर लिखो। नीचे ले, अब ठीक है, दिख रहा है तेरे को पक्का? मैं लंबा हूं इसमें, क्या करें अब? कल से तू इधर बैठेगी, तो सीट यहां कैसे मिल जाती तेरे को? अगली जगह कौन सी है? नगला से बयाना के पास में। किसके पास में? बयाना के पास में। बयाना कहां पे? लिख लो तो भरतपुर ब्रैकेट में। आजादी के आसपास की बात है। भरतपुर राजा साहब एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। भरतपुर राजा साहब के घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ों के दौड़ने से वो जो टापे लगी, घोड़ों के पैर इधर उधर पड़े, जमीन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। थोड़ी देर बाद में वहां कुछ बच्चे खेलने गए, कुछ भेड़ बकरियां चराने वाले बच्चे गए, उनको जमीन के अंदर एक बर्तन सा दिखाई दिया। बर्तन निकाला, 1821 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? गुप्तों के। किसके? भारत में गुप्तों के सबसे अधिक सिक्के यदि कहीं पर मिले हैं तो वो जगह कौन सी है? एग्जैक्टली तो गांव का नाम नगलाचेल है। तो नगलाचेल बहुत छोटी जगह है, तो जो बड़ी जगह उसका नाम क्या है? तो होता क्या था कि जब अब सिक्के मिले तो बाद में भेजे जाएंगे कि भाई म्यूजियम में संभाल के रखो। तो जो म्यूजियम में एंट्री करता है उसने लिख दिया भाई बयाना से आए सिक्के। कहां से आए? इतनी छोटी जगह का नाम नहीं पता, तो उसने कहा सिक्के कहां से आए? बयाना। तो इसलिए सब किताबें अपने लिखती है कि सिक्के बयाना के हैं। कहां के? पर एग्जैक्टली उस गांव का नाम क्या है? अपने दोनों ध्यान रखना, वो नगला छेल भी पूछ सकता है या बयाना पूछ सकता है। गुप्तों के कितने सिक्के? 1821 लिखो। यहां से गुप्त सिक्कों का एक ढेर प्राप्त होता है। वी गेट गुप्ता कोइंस होर्ड फ्रॉम हियर। यहां से गुप्त सिक्कों का एक ढेर प्राप्त होता है। वी गेट गुप्ता कोइंस होर्ड फ्रॉम हियर, या होर्ड ऑफ गुप्ता कोइंस फ्रॉम हियर। यहां से गुप्त सिक्कों का एक ढेर प्राप्त होता है। ब्रैकेट में लिख लिया 1821। यहां से गुप्त सिक्कों का एक ढेर प्राप्त होता है। वी गेट होल्ड ऑफ गुप्ता कॉइन्स फ्रॉम हियर।
कहां से? नगला से। कहां से? नगला से। किसके सिक्के हैं? गुप्तों। कितने? गुप्तों। ये भारत में गुप्तों का, गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर। इससे अधिक, इससे बड़ा गुप्त सिक्कों का ढेर भारत में कहीं भी मिला? लिखो, यह भारत में गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर है। यह भारत में गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर है। इट इज लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गुप्ता कॉइन्स इन इंडिया। इट इज लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गुप्ता कॉइन्स इन इंडिया। यह भारत में गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर है। यह भारत में गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर है। इट इज लार्जेस्ट गुप्ता कॉइन्स होल्ड इन इंडिया। अब ये तो एक बड़ी जगह है, पर गुप्त सिक्के हमें राजस्थान में कई और जगह से मिले। लाइन एक चेंज करके इसी में लिखो, हमें राजस्थान के कई अन्य स्थानों से भी गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं। हमें राजस्थान के कई अन्य स्थानों से भी गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट गुप्ता कॉइन्स फ्रॉम वेरियस फ्रॉम अदर प्लेसेज ऑफ राजस्थान ऑल्सो। हमें राजस्थान के कई अन्य स्थानों से भी गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट गुप्ता कॉइन्स फ्रॉम अदर प्लेसेज ऑफ राजस्थान ऑल्सो। अन्य स्थानों से भी गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं। जैसे 3-4 जगह के नाम लिखते हैं, जैसे करके लिखना। लिखो जैसे। कौन कौन से बताओ देखे? बेड, सोयला, मोरोली, अहेड़ा। दोबारा बोलो देखे। रेड के पास ही बेड है, तो बेड कहां पर आ गया? टोंक। लिखो टोंक, डिस्ट्रिक्ट लिखो इनके। तो रेड से भी मिलते हैं सिक्के हमें खूब सारे, बेड से भी सिक्के मिलते हैं। सोयला टोंक, सोयला भी कहां पर है? टोंक। मोरोली जयपुर, अहेड़ा अजमेर। अहेड़ा कहां पर है? अजमेर। इन सिक्कों का नाम दिया हमने गरुड़ प्रकार के सिक्के। कौन से सिक्के? इन पे गरुड़ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इसलिए क्या कहा गया? इसका मतलब गुप्त भगवान विष्णु को मानते थे। जो गुप्ता किंग्स हुए होंगे वो किसको मानते हैं? भगवान, भगवान विष्णु को मानते हैं। लिखो नीचे एक लाइन लिखो, इन सिक्कों को गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। दीज कॉइन्स आर नोन एज गरुड़ा टाइप कॉइन्स। इन सिक्कों को गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। दीज कॉइन्स आर नोन एज गरुड़ा टाइप कॉइन्स। इन सिक्कों को गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। दीज कॉइन्स आर नोन एज गरुड़ा टाइप कॉइन्स। इन सिक्कों को गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। गुप्तों के बाद में एक बड़ी डायनेस्टी अपने यहां पर आई थी, वो थे प्रतिहार। कौन थे? प्रतिहारों में एक राजा हुए बहुत बड़े, जिनका नाम था मिहिर भोज। क्या नाम था? हमें खूब सारी जगह से मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के मिले। किसके सिक्के मिले? किसके सिक्के मिले? मिहिर भोज। तो हमने 3 सेंटर पढ़े अभी तक, नगर, रेड और बयाना। कौन कौन से? 3 लिखे। 4 नंबर लगा के लिखो, लाइन चेंज करके 4 नंबर लगा के लिखो। हमें लिखो, मैं बताता हूं वैसे लिखो। हमें राजस्थान के कई स्थानों से मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट कॉइन्स ऑफ मिहिर भोज प्रतिहार फ्रॉम सम प्लेसेज ऑफ राजस्थान। हमें राजस्थान के कई स्थानों से मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के प्राप्त होते हैं। We get coins of Mihir Bhoj Pratihar from some places of Rajasthan.
हमें राजस्थान के कई स्थानों से मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के प्राप्त होते हैं। जैसे वो स्थान कौन कौन से मैं लिख रहा हूं, उतारना। क्या क्या नाम बताओ देखिए। मावलदेसर, नोहर, पल्लू, डेगाना, नामा और बघेरा। दोबारा बताओ कौन कौन से। पल्लू, डेगाना, नामा। पहले तीन सेंटर बोलो। मावलदेसर, नोहर, पल्लू। हनुमानगढ़। मावलदेसर, नोहर और पल्लू। कहां पर है? हनुमानगढ़। अगला सेंटर कौन सा? डेगाना, नागौर। डेगाना कहां पर है? नागौर। अगला सेंटर कौन सा? नावा। नया डिस्ट्रिक्ट बना हमारा, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। लास्ट कौन सा है? बघेरा, अजमेर। वापस सुनना। इन सब सिक्कों पे मिहिर भोज का एक टाइटल लिखा हुआ, इसका टाइटल था आदिवराह। क्या टाइटल था? क्या टाइटल है? आदिवराह। आदि का मतलब होता है पहला। मैंने बताया था अभी एक दिन पहले, आदि का मतलब क्या होता है? वराह का मतलब भगवान विष्णु। वराह का मतलब भगवान। हम कहते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार होने, 9 अवतार हो गए। उनमें से एक वह अवतार भगवान विष्णु का जो पृथ्वी को तब बचाने के लिए आया जब पृथ्वी जल में डूबने वाली थी। पृथ्वी, हमारी एक ऐसी कहानी है कि एक बार जल प्रलय होने वाली थी। क्या होने वाली थी? पूरी पृथ्वी जो थी वो जल में डूबने वाली थी, समस्त ब्रह्मांड जल में डूबने वाला था। तब भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करते हैं। किसका रूप? वराह कहते हैं सुअर को। वराह किसको कहते हैं? भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करते हैं, पृथ्वी को अपनी हथेली पर उठा लेते हैं, पृथ्वी को बचा लेते हैं। वो भगवान विष्णु का जो रूप है वो क्या कहलाता है? वराह। क्या कहलाता है? वराह। क्या कहलाता है? आदि का मतलब पहला। आदि का मतलब मिहिर भोज ने अपना टाइटल धारण किया आदि वराह। क्या किया? इसका मतलब भगवान विष्णु का पहला भक्त। भगवान विष्णु का, कुल मिलाकर वो कहना चाहता है कि जब भी भगवान विष्णु के भक्तों की लाइन शुरू होगी, लाइन वहीं से शुरू होगी जहां हम खड़े होंगे, मेरे से लाइन शुरू होगी। तो इन सिक्कों को बोलते हैं आदिवराह प्रकार के सिक्के। क्या कहते हैं? इससे यह तो पता चला ना कि प्रतिहार भगवान विष्णु को मानते थे। प्रतिहार भगवान, प्रतिहारों ने बाद में जब इधर से अटैक हुए थे, तुर्कों के अटैक होने शुरू हुए थे, प्रतिहार खूब लड़े थे। तो प्रतिहारों ने पृथ्वी की रक्षा की। प्रतिहारों ने पृथ्वी की, उसी प्रकार जैसे भगवान विष्णु ने, उसी प्रकार जैसे भगवान, भगवान विष्णु के कौन से अवतार ने? वराह ने। वराह ने भी किसकी रक्षा की? पृथ्वी की। प्रतिहारों ने भी किसकी रक्षा की? उनका हम आदिवराह है। हम भी उसी प्रकार रक्षा कर रहे हैं वैसा भी इस पृथ्वी की। पहले बड़ी बात लिखो। इन सिक्कों को आदिवराह प्रकार के सिक्के कहा जाता है। दीज कॉइन्स आर नोन एज आदिवराह टाइप कॉइन्स। इन सिक्कों को आदिवराह प्रकार के सिक्के कहा जाता है। इन सिक्कों को आदिवराह प्रकार के सिक्के कहा जाता है। दीज कॉइन्स आर नोन एज आदिवराह टाइप कॉइन्स। क्या कहा जाता है इनको? आदिवराह प्रकार के सिक्के कहा जाता है। कितने टाइप्स पढ़ लिए हमने? 3 सेंटर और चौथा मिहिर भोज वाला।
थोड़ा और आगे देखो, सब पुराने पुराने ले रहे हैं। हम नगर और रेड की जब बातें कर रहे हैं तो बहुत पुराने सिक्के, जिन दिनों में इंडो ग्रीक्स के अटैक हो रहे थे। जब हम गुप्ता कॉइन्स लेते हैं तो थोड़े से आगे आए, जब प्रतिहार कॉइन्स लिए तो थोड़े से और आगे आए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्रतिहारों की बात बढ़ते हैं। 10th सेंचुरी में और 11th सेंचुरी में, कौन कौन सी सेंचुरी में? 10वीं शताब्दी में और 11वीं शताब्दी। हमें राजस्थान में जो सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों पे राजाओं के चेहरे बने हुए हैं, नाम वाम नहीं लिखे हुए, राजाओं के चेहरे बने हुए हैं, पर चेहरे समझ नहीं आ रहे कैसे हैं। बहुत बुरे से भोंडे सिक्के बनाए उन्होंने, ज्यादा अच्छे सिक्के नहीं है। वो जो शक्ल बनाई है व्यक्ति की, वो धीरे 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 तो अब ऐसा लगने जैसे किसी गधे का मुंह बना दिया गया। इसलिए उन सिक्कों का हमने नाम दिया गधिया सिक्के। क्या नाम दिया? आरपीसी का सवाल है, 10वीं 11वीं शताब्दी में राजस्थान में जो सिक्के चलते थे उनको क्या कहा गया है? क्योंकि उस शक्ल गधे जैसी बना दी गई, उनसे ढंग की शक्ल बनी। इसका मतलब कारीगरी के अंदर कमी आई है। और जो आर्टिशियंस किसी टाइम में रहे होंगे जो बहुत सुंदर सिक्के बनाते थे, अब वैसे आर्टिशियंस कमी आती है चीजों में। हम कहते हैं आज के 1000 साल पहले हमारे जो भी कारीगर रहे होंगे उन्होंने किले बनाए, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, 500 साल पहले बनाया मेहरानगढ़, 500 साल पहले बनाया जूनागढ़, पता नहीं कब बनाया अजमेर, पता नहीं कब बनाया रणथंभौर, और खड़े हैं आज भी। हम घर बनाते हैं, फिर अब आजकल हम घर बनाते हैं, अगले ही साल पहली बारिश के अंदर उसमें सीलन आती है, और हम पूछते हैं मिस्त्री से ये क्यों आ गई? तो बाथरूम है आपके पास इसलिए आ गई। तो पहले वाले नहाते नहीं थे क्या? यूं थोड़ी घूमते थे। पर उस कारीगरी में कहीं ना कहीं तो कमी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले अपने से 5000 साल पहले हो गए, आज से 2000 चल रहा है, 2600 बीसी के आसपास वो थे, तो 2600 वो और 2000 ये 4600 तो हो गए, 4600 के आसपास थे। और सबने नालियां जो पक्की ईंटों की बना रखी ऊपर से ढक रखी है, आज तो नहीं बन रही। नई सी नई कॉलोनी जब कटती है, गेटेड कॉलोनी, सुरक्षा का पूरा ध्यान, नालियां उसमें भी खुली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन चीजों के अंदर कमी तो आई। सिक्कों के अंदर भी देखने को मिली। वो लिखो, 5 नंबर लगा के लिखना। 4 प्रकार के पढ़ लिए हमने, 5वां पढ़ो। 10वीं तथा 11वीं शताब्दी में, इन 10th एंड 11th सेंचुरी, 10वीं तथा 11वीं शताब्दी ईस्वी में, इन 10th एंड 11th सेंचुरी एडी, 10वीं तथा 11वीं शताब्दी ईस्वी में, इन 10th एंड 11th सेंचुरी एडी, हमें गधिया सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट गधिया कॉइन्स। हमें गधिया सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट गधिया कॉइन्स। कैसे सिक्के प्राप्त होते हैं? और आगे आए, 11वीं भी शताब्दी निकल गई, तो अब 12वीं के आसपास में अब राजस्थान में अलग अलग राजा बनने लग गए, अलग अलग इलाके बंट गए। अजमेर का इलाका इनके पास, मेवाड़ का इलाका इनके पास, वागड़ का इलाका इनके पास, जोधपुर का इलाका इनके पास, सब अलग अलग डायनेस्टी आ गई। अलग अलग डायनेस्टी आई तो सब डायनेस्टी ने अपने अपने क्या चलाए। तो मध्यकाल के अंदर कब जाके, जिसको हम मिडिवल बोलते हैं, उस मिडिवल के अंदर अलग अलग रियासतों ने अपने अलग अलग क्या चलाए थे, सिक्के। लिखो, 6 नंबर लगा के लिखो। मध्यकाल में, इन मिडिवल एरा, मध्यकाल में, इन मिडिवल एरा, विभिन्न रियासतों ने, वेरियस स्टेट्स, विभिन्न रियासतों ने, वेरियस स्टेट्स, विभिन्न रियासतों ने, वेरियस स्टेट्स, अपने अलग अलग सिक्के चलाए थे, सर्कुलेटेड दियर डिफरेंट कॉइन्स। अपने अलग अलग सिक्के चलाए थे, सर्कुलेटेड दियर डिफरेंट कॉइन्स। अपने अलग अलग सिक्के चलाए थे, सर्कुलेटेड दियर डिफरेंट कॉइन्स। जैसे अब मैं एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट बना रहा हूं, यहां से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार आप उतारिए, फिर अपने देखेंगे कहां कहां के सिक्के हैं वो। नीचे लिखूं?
मैं इधर लिख रहा हूं, आप लिस्ट नीचे चलने देना। उतार लिए, सारे देख लिए। अब एक एक पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? झाड़ शाही। क्या लिखे हुए थे? जयपुर के सिक्के। पहले जयपुर नाम नहीं था, पहले बोलते थे इसको आमेर। क्या बोलते थे? तो आगे लिख लो आमेर या जयपुर। आमेर या जयपुर। आमेर या, सुनो देखो बात सुनो, थोड़ी समझना है ना, ताकि याद रहेगा हमेशा के लिए। भगवान श्री राम के छोटे पुत्र थे, उनका नाम था कुश। क्या नाम था? कुश के वंशज वे, कुश के जो वंशज वे कहलाए कुशवाहा। क्या कहलाए? अयोध्या में भगवान श्री राम का राज था। कुशवाहों की एक ब्रांच वहां से निकलकर चली गई रोहतास। कहां चली गई? बिहार। कहां चली गई? बिहार। रोहतास वाली ब्रांच में से एक ब्रांच निकली, वो आ गई नरवर। कहां पे आ गई? मध्य प्रदेश। कहां पे आ गई? मध्य। नरवर से एक ब्रांच निकली, वो आ गई जयपुर। तब जयपुर था नहीं, आमेर बोलते थे, आमेर था, तो कहां पे आ गई? आमेर। ब्रांच तो वही। कुशवाहा आए। कौन आए? अपने वालों से कुशवाहा बोला नहीं गया, इसलिए अपने का कछवाहा। क्या कहा? बाकी उनको कछवाहा कह दीजिए, कुशवाहा कह दीजिए, भगवान राम के वंशज है। कहां के वंशज है? भगवान राम कहां के राजा थे? अयोध्या। अयोध्या का जो झंडा हुआ करता था, सफेद रंग का झंडा था। कैसा झंडा था? और उस सफेद रंग के झंडे में, जो अयोध्या का झंडा था, एक झाड़ी बनी होती थी। क्या बनी होती? झाड़ी। झाड़ी समझते हो? उस झाड़ी में 6 टहनियां थी। कितनी टहनियां थी? 6 टहनियों की एक झाड़ी बनी होती। भगवान श्री राम का झंडा था। भगवान श्री राम के बेटे कुश और कुश के वंशज कुशवाहा उसी झंडे को लेके घूमते रहे। तो जयपुर वालों ने जब अपने सिक्के भी चलाए, तो उन पे झाड़ी बनाई। इसलिए झाड़ी वाले सिक्के क्या हुए? पहले पड़ी बात। और वो इतना पॉपुलर हुआ बाद में, झाड़शाही जो नाम था, वो केवल सिक्कों के साथ नहीं, सब चीज के साथ जुड़ गया। अब कोई आपको पूछे कि झाड़शाही सिक्के कहां चलते थे? आमिर। कोई पूछे झाड़शाही टर्बन, झाड़शाही पगड़ियां कहां होती थी? आमिर। कोई पूछे झाड़शाही जूतियां कहां पहनी जाती थी? आमिर। कोई पूछे झाड़शाही तलवार कहां की थी? आमिर। जहां भी झाड़शाही आई, इसका मतलब आंसर क्या है? 2022 में राजस्थान दिवस का कार्यक्रम था। मैं दूरदर्शन वालों की तरफ से बुलाया हुआ था एज ए गेस्ट स्पीकर बोलने के लिए। 2 लोग बुला रखे उन्होंने, एक मुझे हिस्ट्री पर बोलने के लिए, एक गुलाबो जी। कालबेलिया डांस देखा है? कालियो कूद पड़ियो मेला में। तो जो गुलाबो जी, जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, गुलाबो जी को बुलाया हुआ था कल्चर पे बोलने के लिए। मैं बोलूंगा हिस्ट्री पर, गुलाबो जी बोलेंगे कल्चर पे। एक दूरदर्शन के जो एंकर होते हैं वो होंगे। तो आज रिकॉर्डिंग करेंगे, कल इसको हम लाइव करेंगे, वैसा कुछ था उनका। तो जब वो सेटअप अपना तैयार कर रहे थे, स्टेज भी स्टेज बना रहे थे, तो हम बैठे थे, दूरदर्शन के अधिकारी बैठे थे, एंकर महोदय बैठे थे।
तो उन्होंने हमसे यूं नॉर्मल जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि अभी जब हम कार्यक्रम करेंगे तो कौन सी भाषा के अंदर आप ठीक महसूस करेंगे, कौन सी भाषा में आपसे सवाल पूछे जाए। तो मेरा उनको ये था कि भाई वैसे तो हम किसी भी भाषा में कर सकते हैं बातचीत, तो पर चूंकि हम राजस्थान दिवस की बातचीत कर रहे हैं, वो यदि राजस्थानी में करें तो ज्यादा ठीक हो, हम एक मैसेज दे पाएंगे कि हमारे स्टेट की एक भाषा है, जब हमारे स्टेट को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो हम उसी भाषा के अंदर बातचीत कर रहे हैं, और मैं राजस्थानी बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करूंगा बनिस्बत हिंदी और इंग्लिश के, कि वो मुझे आती है पर उतनी नहीं आती जितनी मुझे राजस्थानी आती है, क्योंकि वो मेरी मदर टंग है। एंकर महोदय ने कहा वेरी गुड, शाबाश, मैं तो खुद भी यही चाहता था कि सर यदि आप इसमें बात कर लें तो मैं तो खुद ही इसमें बात करना चाहूंगा। तो उन्होंने गुलाबो जी से पूछा कि भाई राजवीर जी तो कह रहे हैं कि राजस्थानी में बात करूंगा, आपका इस पर क्या कहना है, आपको कौन सी भाषा में सवाल पूछे जाए। तो गुलाबो जी का बड़ा ब्लंट रिप्लाई था कि मैं तो जाड़सा ही बोलूंगी, मैं तो। उस दिन मुझे पता चला अच्छा बोली को भी जाड़सा ही कहते हैं। अब तक मैं सिक्कों तलवारों और जूतियों में ही उलझा हुआ था, मतलब यहाँ की बोली भी कौन सी है। तो आज के बाद कोई पूछे कि जाड़साई बोली कहाँ बोली जाती है, आमेर जयपुर, मतलब ये जो इलाका है इसी को। आगे बात समझ में, तो जाड़साई वाला समझ में आएगा। तो जाड़साई सिक्के कहां पर, अगले कौन से, जोधपुर, जोधपुर। अगले कौन से, बीकानेर, गज साहिब बीकानेर। जहां तक मुझे लगता है तुम्हें गज साहिब के आगे बीकानेर लिखना चाहिए। एक गज सिंह राजा है बीकानेर का, राठौर डायनेस्टी, उसका एक राजा गज सिंह, गज सिंह के सिक्के। अगला क्या लिखा हुआ है, स्वरूप शाही, मेवाड़, मेवाड़। अगला कौन सा है, अगेन मेवाड़, चांदोड़ी भी मेवाड़। अब सुनना, देखो वापस सुनना। मेवाड़ में एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था चांद कंवर। क्या नाम था, जयपुर के राजा के साथ उनकी सगाई की गई। जयपुर के राजा का नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था, वही प्रताप सिंह जिसने हवा महल बनाया। हवा महल देखा, हवा महल बनाने वाला जो राजा था उस राजा का नाम क्या था, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की सगाई मेवाड़ की एक राजकुमारी के साथ हुई, उस राजकुमारी का नाम था चांद कंवर। क्या नाम था, चांद कंवर की प्रताप सिंह से शादी होती, उससे पहले प्रताप सिंह मर गए। तो चांद कंवर की अभी शादी नहीं हुई, केवल क्या हुई थी, सगाई। चांद कंवर ने उसके बाद कसम ली कि अब मैं किसी से शादी करूंगी नहीं। होनी थी तो प्रताप सिंह के साथ होनी थी, उसके साथ सगाई हो गई थी। और तब तक हम ये मानते थे कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, सगाई हो गई तो मतलब आपकी शादी उससे तय है। अब उसकी डेथ हो गई तो मैं शादी करूंगी नहीं। तो चांद कंवर ने बाद में आजीवन शादी नहीं, मेवाड़ी रही, मेवाड़ की राजकुमारी थी। इवन जयपुर के राजा जो प्रताप सिंह के बाद में आगे राजा बने, वो भी बाद में चांद कंवर को अपनी माँ के समान मानते। उनका ये मानना था यदि वो यहाँ आती तब तो माँ ही होती। ठीक है, एक राजा खूब सारी रानियां होती थी, एक रानी कोई बेटा है पर दूसरी रानियां भी उसकी माँ तो लगी ना, तो भाई वो मेरी माँ के समान होती। तो जयपुर के राजा भी उनको खूब रेस्पेक्ट देते। इतना मतलब जयपुर वाले भी वहां मेवाड़ जाके उनसे यूं डिसीजन मेकिंग में सलाह लेते, ये कर रहे हैं आप बताओ करें कि नहीं करें। तो चांद कंवर बड़े फेमस रहे बाद में भी। वो चांद कंवर अब मेवाड़ में रह गए, तो मेवाड़ वालों ने अपनी उस राजकुमारी की याद में एक सिक्का चलाया। चांद कंवर की याद में चला, इसलिए क्या था चांद, पर मेवाड़ में तो ऑलरेडी एक सिक्का चल रहा है, तो चांदोड़ी का क्या यूज लिया जाए। तो ये कहा गया कि मेवाड़ के अंदर अंदर चांदोड़ी चलेंगे, बाहर नहीं चलेंगे। बाहर लेके जाने तब तो आपको स्वरूप साइड दूसरे जो भी सिक्के हैं वो लेके जाने पड़ेंगे, अंदर जो सिक्के हैं वो कौन से चल सकते हैं, चांदोड़ी। इसलिए अक्सर लोग चांदोड़ी का इस्तेमाल किस में करते, क्या लेंगे चांदोड़ी से वो, तो चांदोड़ी का इस्तेमाल होता दान देने में। किसमें, मेवाड़ का राजा किसी को दान दे रहा है तो दान में कौन से सिक्के देता, चांदोड़ी। या चांदोड़ी का उपयोग होता उमार फेरी करने में, निछरावल करने में, घोड़ करने में। समझते हो, तो घर में कोई डांस वगैरह करता है ऊपर से निछरावल करते हैं, तो ये चांदोड़ी काम आते हैं उसमें खूब सारे। एक बड़ा जोरदार किस्सा है, एक मेवाड़ में एक कोई व्यक्ति थे, राजा के बड़े खास थे। एक दिन उन्होंने राजा को कहा, विद्वान व्यक्ति थे, एक दिन उन्होंने राजा को कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। किस पे जाना चाहता हूँ, मुझे डोनेशन दिया जाए, तीर्थ यात्रा के लिए मेरे पास धन नहीं है। राजा के खास थे, राजा ने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा, वित्त मंत्री का जितना धन मांगे उतना धन दिया जाए, फलाना जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री कंजूस था, और वित्त मंत्री को लगता था यार ज्यादा रुपए बांटने कम है यार, राजा जी तो कह देते हैं फलाने को बांटो, लेकिन अपने बांटने, तो राजा जी 100 कहते तो वो 50 ही दिया करता था। उस दिन उसके पता नहीं क्या जी में आई, उसने चांदोड़ी दे दिए। रुपए तो उतने दिए जितने राजा ने कहे, पर कौन से दे दिए, चांदोड़ी। मेवाड़ में चलेंगे, मेवाड़ के बाहर चलेंगे, तीर्थ यात्रा तो बाहर होगी।
उन्होंने चांदोड़ी लिए वो जो विद्वान थे और अगले दिन वापस दरबार में आ गए। तो राजा ने वापस पूछा, अरे तीर्थ यात्रा जाने वाले थे, क्या हुआ? तब उस विद्वान ने खड़े होके कहा कि चांद बाई सा चाले कोनी दूर सगा के देश। क्या कहा? चांद बाई सा चाले कोनी दूर सगा के देश। मेवाड़ सगा समझते हो? सगा क्या होता है? क्या होता है सगा? वे लोग जिनमें हम शादी ब्याह करते हैं उनको बोलते हैं सगा। क्या बोलते हैं? समधी। जयपुर वाले कहते हैं ब्याई जी, ब्यान जी, है ना भाई? वे लोग जिनमें हम शादी ब्याह कर सकते हैं भाई। आप अपनी सब कास्ट में नहीं कर सकते ना, आपका जो टाइटल है उसमें तो आपकी शादी नहीं होगी, आपकी शादी किसी दूसरे टाइटल में होगी। वे जो लोग जिनमें आपके शादी ब्याह हो सकते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? सगे। क्या कहलाएंगे? तो अब मारवाड़ मेवाड़ वाले तो सेम डायनेस्टी के, मेवाड़ वाले मेवाड़ में तो कैसे शादी करेंगे? मेवाड़ वाला राजा शादी करने कहां जाता? मारवाड़। मेवाड़ वाला शादी करने कहां जाता? बूंदी। मेवाड़ वाला शादी करने कहां जाएगा? बीकानेर। तो ये मेवाड़ के बाहर हो गए, और मेवाड़ के बाहर चांदोड़ी चलता नहीं है। मेवाड़ के बाहर चांदोड़ी चलता है। अब तीर्थ यात्रा के लिए जाना है तो फिर तो मेवाड़ से बाहर भी तो जाना पड़ेगा। तो उस विद्वान ने कहा कि चांदबाई सा चाल कोनी, क्योंकि चांदोड़ी सिक्का किस पे जारी किया गया था? चांदबाई पे। तो चांदबाई सा चाल कोनी मतलब चांदोड़ी चलता नहीं है। दूर सगा के देश, वो जो दूसरे सगों के देश है उनमें चांदोड़ी चलता कैसे जाऊं? आपके वित्त मंत्री ने मुझे क्या दिए हैं? राजा ने वित्त मंत्री की तरफ से उसने कहा सॉरी सर, दे दूंगा आज दूसरे। फिर दूसरे सिक्के दिए तो हो गए। तो उसे पता चलता है कि चांदोड़ी केवल मेवाड़ मेवाड़ में चलता था, मेवाड़ से बाहर चलता। अगला लिखो। अगला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर। जैसलमेर में राजा हुआ अखे सिंह। ये भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग। हिंदी में एक वर्ड होता है अक्ष। कौन सा होता है? अपने वालों से अक्ष बोला नहीं गया, इसलिए अपने वालों का अखे। अखे शाही लिखा है ना, तो इसका मतलब राजा का नाम था अखे सिंह। क्या नाम था? तो राजा का नाम था अक्षय सिंह। क्या नाम था? अच्छा, और देखो क्या वर्ड है अक्षय, क्या मतलब होता है इसका? अक्षय का मतलब क्या होता है? देखो मैं अभी समझाता हूं। क्या वर्ड है? क्या मतलब है? कमी। क्षय मतलब क्या है? आजकल यार चारों तरफ पेड़ पौधे काट रहे हैं, पर्यावरण का यार कितना भी पढ़ लिख लो, लोगों में मोरल वैल्यू बची नहीं है, समाज में नैतिक मूल्यों का। तो क्षय का मतलब क्या है? हिंदी कहती है कि यदि किसी वर्ड के आगे ए लगा दो, क्या लगा दो, तो उल्टा अर्थ देती है। क्या अर्थ देती है? जैसे सत्य, ए लगाते ही सत्य झूठ, ठीक उल्टा हो गया। तो जैसे उल्टा ए लगाओगे तो क्या देगी आपको? उल्टा, उल्टा अर्थ देगी। यही तो मतलब हुआ उसका। तो क्षय का मतलब क्या है? कमी। अक्षय का मतलब कमी नहीं, मतलब पूरा। जिसमें मैं, अरे भाई इसमें तो कोई कमी नहीं, इसका मतलब ये पूर्ण है, कंप्लीट है, पूरा है, इसमें किसी प्रकार की कमी। तो अक्षय का मतलब क्या हुआ? पूरा। अपने वालों से अक्षय बोला नहीं गया। इस प्रकार के खूब सारे वर्ड बनाए, इसलिए हिंदी में होता है अक्षय तृतीया। क्या होता है? हम कहते हैं आखा तीज। क्या कहते हैं? तो आखा का मतलब अक्षय ही है। आखा का मतलब क्या है? अक्षय। इसलिए अपने गांव में बड़े एक पीढ़ी पहले तक, पापा वाली उम्र तक ऐसे नाम मिलेंगे, अखा राम, अक्षय सिंह, अखा राम। तो वास्तव में नाम होते थे उनके अक्षय सिंह, अक्षय राम, अक्षय राज, इस प्रकार के नाम होते। अक्षय बोला नहीं गया, इसलिए क्या हो गया? तो आखा, आखा का आया, अक्षय का मतलब क्या हो गया? पूरा। क्या मतलब हो गया? पूरा। हम छोटे थे, जब बचपन में थे, तब छुट्टियों के अंदर खेलने जाते हैं, तो सुबह 7 बजे क्रिकेट का बैट लेके निकले,
पूरे दिन खेलते और शाम को 7 बजे घर आते, दिन में खाना खाने भी घर नहीं आते। तो शाम को आते मम्मी डांटती कि आखों दिन रों तो फिरे, आखों दिन मतलब पूरा दिन रोता फिरता रहता है, घर पे खाना खाने भी आता। हमारे पश्चिमी राजस्थान में एक बहुत बड़े देवता है रामदेव जी महाराज। कौन से हैं? नाम सुना होगा रामदेव जी। रामदेव जी का एक भजन है, उस भजन में एक लाइन है, थाने तो ध्यावै, बोलो ध्यावै मतलब पूजा करता है, ध्यान करता है, आपकी पूजा कर। थाने तो ध्यावै आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। थाने तो ध्यावै आखो मारवाड़ जी, आखो, आखो मतलब पूरा, तो मारवाड़ धोखता है आपको, और पूरा तो आखो मतलब न केवल राजस्थानी में बल्कि मराठी में भी आखो मतलब पूरा। इसलिए फिल्मों में डायलॉग होता है अखा मुंबई में अपना राज है, तो अखा मतलब पहले बड़ी बात। इसलिए भाषा आनी बेहद जरूरी है। जब तक भाषा नहीं आती तब तक चीजें समझ में नहीं आती है। अगला कौन सा आपका? राम सा बूंदी। बूंदी में एक राजा हुआ था राम सिंह। अगला कौन सा? राव से अलवर। अलवर। अगला कौन सा? कोटा। अगला कौन सा? उदय साइड, डूंगरपुर। अगला कौन सा? दोनों जगह, बांसवाड़ा में भी चले थे, प्रतापगढ़ में भी चले थे, दोनों लिखो, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़। बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़। अगला कौन सा? धौलपुर। सिक्के पे तमंचा बना होता था, तमंचा समझते हो? कट्टा कट्टा, तमंचे भी डिस्को, गाना है एक, सुना आपने गाना? अरे सुनना के बुलेट राजा मूवी का। लास्ट कौन सा? इकती संदा, बोलो देखे क्या लिखा हुआ है? कुचामन। कुचामन का सिक्का, क्वेश्चन पूछा हुआ है इकती संदा वाला, स्टार लगाओ इसके। इकती संदा, इकती संदा सिक्का कहां का? कुचामन। कहां का? कुचामन। इसका मतलब है ये सिक्का जब जारी हुआ था तब 31 का साल चल रहा था। कौन सा? अब हो सकता है 1231, 1531, 1831 पर साल कौन सा चल रहा था? अब मान लो 21 के साल में कोई सिक्का चलता तो 21 संदा क्या होता? 11 के साल में चलता तो 11 संदा। कौन सा था? तो ऐसे खूब सारे सिक्के मिले, 21 संदा, 31 संदा, 11 संदा। इसका मतलब को शुभ जो ईयर आते 11, 21 उन पे सिक्के चलते, राजाओं ने सिक्के चलाए उन पे। अच्छा, अब कितने लिखे हमने, कितने प्रकार लिख लिए? 6। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों के आने के बाद में चांदी वाले सिक्के चले, बाद कौन से चले? चांदी। चांदी वाले सिक्कों का प्रचलन ज्यादा हुआ, उन सिक्कों को बाद में बोलते कलदार। क्या बोलते? क्योंकि बाकी जो हमने सिक्के पढ़े इनमें से तो सोने के भी हो सकते हैं, चांदी के भी हो सकते हैं, पर बाद में अंग्रेजों ने चांदी वाले सिक्के बहुतायत के अंदर चलाए, उनको क्या बोलते? गांव में आज भी रुपए को कलदार बोलते हैं। कलदार, हाँ हाँ, सिक्के सिक्के, चिल्लर नहीं सिक्के। हाँ, तो कलदार मतलब क्या हुआ? सिक्के। तो अब नोट है तो नोट को तो कैसे बोल देंगे? पहले सिक्कों को बोलते थे, तो चिल्लर नहीं बोलने उनको। लिखो, लिखो, ब्रिटिश काल में, इन ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश काल में, इन ब्रिटिश एरा चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ था। चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ था। सिल्वर कॉइन्स वर सर्कुलेटेड। चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ था, सिल्वर कॉइन्स वर सर्कुलेटेड। जिन्हें कलदार कहा जाता था, विच वर कॉल्ड एज कलदार। जिन्हें कलदार कहा जाता था, विच वर कॉल्ड एज कलदार। ज्यादातर चांदी की थे, फिर दूसरे भी चलते थे, फिर वो नाम वही फेमस हो जाता था, बाद में उनको भी क्या कहते थे? कलदार कहते थे। बाकी अंग्रेजों ने सीधा सीधा शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी था जिसने रुपया चलाया था, ये रुपया, तो बाद में अंग्रेजों ने उसको कंटिन्यू कर लिया था उसके बाद में, तो वो कलदार सिक्के। आई बात समझ में? अपने पूरा टॉपिक अलग से, मुद्रा शास्त्रीय, न्यूमिस्मेटिक्स कौन सा है?
अब यकीन मानिए पक्का पक्का सवाल आएगा, पेपर आउट है। जब भी सिलेबस चेंज होता है उसमें जो टॉपिक होते हैं उनसे उठा उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्होंने वो लिखा है तो उसमें से वो पक्का पक्का सवाल पूछेंगे। कल अपने इस पर और चर्चा करेंगे।